हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसआरजी ट्यूशन की एक नई वीडियो में। एक बच्चे ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर मेरे को आप करा दीजिए, मेरे को इम्पॉर्टेंट है। तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं और हम एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस करेंगे और आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें पता होना चाहिए कि एडिशन कंपाउंड होते क्या हैं। तो अगर मैं बात करूं एडिशन कंपाउंड की, तो जब मैं किसी भी दो सॉल्ट को, मान लो कोई सॉल्ट ए है और कोई सॉल्ट बी है, तो जब मैं इन दो सॉल्ट को एक दूसरे के साथ मिक्स करूं, क्या करूं, मिक्स करूं, फिर उसको कुछ देर तक छोड़ दूं और फिर उसको हीट करूं और फिर उसको क्या करूं, कूल करूं और वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। व्हेन टू सॉल्ट आर मिक्स टुगेदर एंड स्टैंड फॉर सम टाइम, देन आफ्टर हीटिंग एंड ऑन कूलिंग क्रिस्टल आर फॉर्म्ड। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? एडिशन कंपाउंड बोलेंगे। अब अगर मैं बात करूं एडिशन कंपाउंड की, तो जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है डबल सॉल्ट और एक हमारा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर जिसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हो। अगर मैं बात करूं डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन दोनों में क्या फर्क होता है, इस चीज को समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट में होता क्या है कि मान लो मैंने कोई एडिशन कंपाउंड बनाया, मैंने क्या करा, एक एडिशन कंपाउंड बनाया और उसको मैंने पानी में डाला, और उसको मैंने क्या करा, पानी में डाला। अगर वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेकआउट कर जाता है, यानी कि टूट जाता है या डिसोसिएट कर जाता है, तो उस एडिशन कंपाउंड को हम डबल सॉल्ट बोलेंगे। डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इन्हें पानी में छोड़ेंगे तो ये कंप्लीटली अपने सिंपल आयंस में टूट जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए पोटाश आलम जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसका फॉर्मूला होता है KlSO4 2 12H2O। यहां पे होगा क्या, जब आप इसको पानी में डालोगे, पोटाश आलम को पानी में डालोगे, तो ये पोटेशियम प्लस, एल्यूमिनियम 2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा, यानी कि अपने इंडिविजुअल आयंस में टूट जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, तो ये वो कंपाउंड होते हैं जिनको आप पानी में डालो तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ना टूटे। जैसे कि मान लो मैंने एक एडिशन कंपाउंड लिया और उसको मैंने डाला पानी में, ठीक है। अब पानी में डालने के बाद वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटा, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डू नॉट डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहां पे मान लो आपको ये दे रखा है, तो इसमें जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये अपने आप को नहीं तोड़ेगा, यानी कि ये Fe2+ Cn- ऐसा कुछ नहीं बनाएगा, ये इसी फॉर्म में पाया जाएगा। ये तो डिफरेंशिएशन था डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो उन टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहली टर्म आती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये होती क्या है? Constituent a central metal atom bonding to a fixed number of ions or molecule। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, वो कुछ फिक्स नंबर ऑफ आयंस या फिर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है और उस पूरे को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे कि यहां पे आप देखो, ये जो कोबाल्ट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम पता कैसे चलेगा, वो धीरे धीरे जब आप चैप्टर में प्रोग्रेस करोगे वो आपको समझ आएगा। तो कोबाल्ट यहां पे क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। अब इस सेंट्रल मेटल एटम से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और अमोनिया जुड़ा हुआ है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब हम बात करते हैं सेंट्रल एटम या फिर सेंट्रल आयन की, कि ये होता क्या है। द एटम और आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयंस या फिर ग्रुप्स आर बाउंडेड इन अ डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट। यानी कि एक ऐसा एटम या फिर एक ऐसा आयन जिससे फिक्स नंबर में आयंस या ग्रुप अटैच हो और वो इस तरीके से अटैच हो कि उनकी कोई एक ज्योमेट्री रिप्रेजेंट हो रही हो,
क्या कहा मैंने कि मान लो कोई भी एक एटम जिससे फिक्स नंबर ऑफ आयन्स या फिर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हो, और अटैच होने का मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके से अटैच हो, उनकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री हो, तो उस एटम को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम बोलेंगे। सेंट्रल एटम को हम लुईस एसिड भी रेफर कर सकते हैं, या फिर हम सेंट्रल एटम को लुईस एसिड भी कह सकते हैं। जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट एज सेंट्रल एटम ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब देखिए जनरली होता क्या है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यही एक्ट करते हैं एज अ सेंट्रल एटम। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में याद रखना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बड़ी जल्दी बनता है स्मॉल साइज होने की वजह से, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? सेंट्रल एटम होते हैं। और इनके पास डी ऑर्बिटल भी होता है, तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए ये सेंट्रल एटम की तरह एक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स की कि लिगेंड्स होते क्या हैं। अगर मैं बात करूं लिगेंड्स की, तो लिगेंड्स है क्या? ग्रुप ऑफ एटम हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि ऐसे एटम या फिर ऐसे ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की ताकत है, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तभी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है और वो उसे डोनेट भी कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, क्योंकि उनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, तो ऐसे एटम को हम बोलते हैं लिगेंड। जैसे कि मान लो आपके पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, आप उस 10 रुपए को अपने क्लास टीचर को दे सकते हो। आप उस 10 रुपए को अपने क्लास टीचर को दे सकते हो, वैसे देता कोई नहीं है ना। तो मान लो अगर आपने दे भी दिए तो आप वहां पे क्या कहलाओगे? लीगेंड कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 10 रुपए थे और आपने डोनेट भी कर दिए। अब थे मतलब आपके पास डोनेट करने की पावर थी और आपने दे दिए तो आपने डोनेट कर दिए, ताकि आपका और मैडम का क्या हो? बॉन्ड बन जाए। तो आप क्या हो गए? लीगेंड हो गए, और आपके सर या मैम क्या हो गई? सेंट्रल मेटल एटम हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेंटिसिटी की। लिगेंड्स का ही पार्ट है डेंटिसिटी। अब ये डेंटिसिटी होती क्या है? टेल्स अबाउट नंबर ऑफ डोनर साइट इन लिगेंड्स। यानी कि जो डेंटिसिटी है वो हमें ये बताता है कि जो लिगेंड्स है हमारा, जो हमारा लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये हमको पता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये हमको पता है। डेंटिसिटी हमें ये बताता है कि वो कितनी जगह से दे सकता है, कितनी जगह से दे सकता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको और बढ़िया एग्जांपल से देना चाहूं, आप क्या हो? स्टूडेंट हो, ठीक है। आपकी एक क्लास टीचर है, क्लास टीचर है, और यही क्लास टीचर से आप क्या करते हो? ट्यूशन भी पढ़ते हो। तो आप फीस क्लास टीचर को यहां भी दे सकते हो, यहां भी दे सकते हो, यानी दो जगह से आप दे सकते हो। तो आपके पास 2 पॉसिबल वे हैं डोनेट करने को। तो डेंटिसिटी हमें यही बताता है कि एक जो लिगेंड है वो कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, यही चीज हमें बताती है डेंटिसिटी। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पे ऑक्सलेट आयन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जिसका फॉर्मूला होता है C2O4-2। अब यहाँ पे जब आप इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन पे यहां नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे यहां नेगेटिव चार्ज है, यानी कि यहां पे भी इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहां से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसकी जो डेंटिसिटी है वो 2 हो गई। ठीक है,
अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, कि डेंटिसिटी के बेसिस पे कितने तरीके के लिगेंड्स हो सकते हैं। तो ये 3 तरीके के हो सकते हैं, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। अगर आपको टर्मिनोलॉजी समझ आती है तो आप समझ गए होंगे। मोनो का मतलब होता है एक या फिर सिंगल। तो मोनोडेंटेट का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास एक डोनेटिंग साइट होगी, यानी वो एक जगह से ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। इसके एग्जांपल की बात करूं, क्लोरीन माइनस, अब इसके पास एक ही नेगेटिव चार्ज है तो एक ही जगह से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर होता है तो ये एक जगह से दे सकता है। एंड सिमिलरली वाटर। इसके बाद अगर हम बात करें बाइडेंटेट की, तो जो बाइडेंटेट होता है, बाई का मतलब होता है दो, तो बाइडेंटेट है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 जगह से डोनेट कर सकता है, यानी इसकी डेंसिटी क्या है 2। इसके एग्जांपल क्या है, ऑक्सलेट आयन, जिसका मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया, और साथ ही साथ EN। EN शॉर्ट में लिखा जाता है, कई सारे क्वेश्चंस में आप इसको देखोगे भी, और इसका नाम होता है इथाइलिन डाई अमीन। इसकी स्ट्रक्चर, इसकी डेंसिटी, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये सब मैं एक अलग से लिगेंड्स की लिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पे आपको 17-18 लिगेंड्स पढ़ने हैं। सी आता है पॉलीडेंटेट। पॉली का मतलब होता है 2 से ज्यादा, यानी ऐसे लिगेंड्स जिनके पास 2 से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो। तो इसका एग्जांपल है ट्राइन, जिसको हम बोलते हैं ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन, और EDTA4, जिसका पूरा नाम है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है वो मैंने आपको बताया कि मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं चिलेट लिगेंड्स की, कि ये क्या होते हैं। तो देखो, कुछ लिगेंड्स को ना खुजली होती है। कैसी खुजली होती है, ये क्या करते हैं कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, इसके चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अगर हम बात करें चिलेट लिगेंड्स की, ये क्या करते हैं, फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। ये सेंट्रल मेटल आयन के तरफ क्या करते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और अगर ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक जगह से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अगर इनकी डेंसिटी 1 है तो ये रिंग बना ही नहीं सकते। अगर मान लो ये कोई मेटल है M, तो आप कैसे इसके चारों तरफ रिंग बना दोगे, अगर आपके पास एक ही डोनेटिंग साइट है तो नहीं बना सकते। इसीलिए जो चिलेट लिगेंड्स होते हैं, यानी कि जो रिंग बना देते हैं सेंट्रल मेटल आयन की तरफ, वो मोस्टली डाई या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, जैसे कि इथाइलिन डायमीन, जिसको इन कहा जाता है। अब यहां पे मैंने इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है। अब ये क्या करते हैं, मेटल ये है, इसके पास 2 डोनेटिंग साइट है, एक ये, तो इसने यहां से भी डोनेट करा, यहां से भी डोनेट करा, तो यहां पे हुआ क्या, एक रिंग बन गई पूरी। देखो, एक रिंग बन गई पूरी। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, चिलेट लिगेंड्स बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एम्बीडेंट लिगेंड्स की। एम्बीडेंटेट लिगेंड होते क्या है। अगर मैं बात करूं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स की, तो ये वो लिगेंड होते हैं विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट एटम, यानी कि वो लिगेंड्स जो 2 एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे कि यहां पे आप HCN नेगेटिव देख रहे हो, इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और यहां पे जो आप सल्फर देख रहे हो, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर होते हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, सल्फर भी डोनेट कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। इसी का एक और एग्जांपल है NO2 नेगेटिव। यहां पे नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। अब कौन डोनेट कर रहा है उसके बेसिस पे हम इसका नाम भी रख सकते हैं। अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो NO2 नेगेटिव को हम बोलेंगे नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो इसको हम नाम देते हैं ओ नाइट्रीटो। अब ये जो नाम मैंने आपको बताए हैं, ये याद कर लेना, क्योंकि नोमेनक्लेचर में आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप याद नहीं करोगे तो। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे लिगेंड्स कितने तरीके के होते हैं। तो चार्ज के बेसिस पे लिगेंड 3 तरीके के होते हैं, अनायनिक, न्यूट्रल और कटायनिक। अनायनिक लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल लिगेंड्स वो होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, कटायनिक लिगेंड्स वो होते हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
अगर मैं बात करूं अनायनिक लिगेंड्स की, तो इसमें हमारे हैलोजन्स ग्रुप आ जाते हैं, यानी हैलोजन ग्रुप आ जाता है, यानी कि सारे हैलोजन आ जाते हैं। तो मैंने हैलोजन को X से रिप्रेजेंट कराया है और माइनस, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर कोई भी हैलोजन है तो उसको हम हैलिडो बोल सकते हैं। हैलिडो मतलब जैसे वो मान लो आपको Cl नेगेटिव दे रखा है, तो ये क्लोरीन है, तो आप इसको क्या नाम दोगे? आप इसको नाम दोगे क्लोरिडो। हैलिडो से ये मतलब है मेरा। अगर Br नेगेटिव है तो आप क्या नाम दोगे? ब्रोमिडो। ठीक है, तो इस तरीके से आप नेम दे सकते हो अनायनिक में। H नेगेटिव को कहा जाता है हाइड्रिडो। H नेगेटिव को क्या कहा जाता है? हाइड्रिडो। OH नेगेटिव को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सो। SO4 2 नेगेटिव को क्या कहा जाता है? सल्फेटो। अब ये सारे नाम जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सब आपको याद करने हैं, नहीं तो नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप गलत करके चले आओगे अगर आपको नाम नहीं आता तो ये याद रखना कि किसका क्या नाम है, और ये अच्छे से दिमाग में याद कर लेना। N3 नेगेटिव को हम बोलते हैं एगिडो। अब अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें, तो जो H2O होता है इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्वा। NH3 के लिए हम टर्म यूज करते हैं अमीन। CO के लिए हम टर्म यूज करते हैं कार्बोनिल। NO के लिए हम टर्म यूज करते हैं नाइट्रोसिल। और NH2 के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइड्राजिन। क्या टर्म यूज करते हैं? हाइड्राजिन। वहीं अगर हम कटायनिक की बात करें, तो अगर NO2 पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन, और अगर NO पॉजिटिव है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रोसोनियम आयन। ये याद रखना, ये नाइट्रोसो भी आएगा। नाइट्रोनियम आयन कब होगा? जब NO2 पॉजिटिव है, और अगर NO पॉजिटिव है तो नाइट्रोसोनियम आयन है। ठीक है, नाइट्रोसोनियम आयन है। तो ये नेम आपको याद कर लेने हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा आता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये होता क्या है? सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, उस चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे मैंने एक मिनट में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने K4FeCN6 लिखा है। तो यहाँ पे अगर आपको Fe के ऊपर जो भी आप चार्ज निकालोगे, इस चार्ज को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये निकालते कैसे हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा जब आपने रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 11th में, और अगर नहीं याद तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। बाकी हम जब इसके नेक्स्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर सीखेंगे तब हम और डिटेल में इसको एक बार देख लेंगे। तो देखो, जिस भी आपको सेंट्रल मेटल एटम का या जिस भी एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लो। आयरन का निकालना है तो आयरन को मैंने मान लिया X। प्लस में देखो, जो Cn होता है साइनाइड पे चार्ज होता है -1। एक साइनाइड पे जो चार्ज होता है वो होता है -1। यहां पे देखो कितने हैं? 6 साइनाइड हैं, तो यहां पे क्या करो? 6 इंटू में -1। ठीक है, प्लस क्या कर दो? K4 की अगर हम बात करें तो ये कितना है? अगर आपको पोटेशियम पता है तो एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1। तो अगर 4 पोटेशियम है तो इन पे चार्ज क्या होगा? 4 इंटू में +1। ठीक है, अब क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये पूरा कंपाउंड क्या है? न्यूट्रल है, तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा। और अगर मान लो ये कोई भी अनायन या कटायन होता तो इसके ऊपर जो भी चार्ज होता, जैसे अगर -2 होता तो यहाँ -2 आ जाता, अगर यहाँ +3 होता तो यहाँ +3 आ जाता। लेकिन क्योंकि ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। X -6 + 4 = 0। तो यहाँ पे निकालोगे तो X क्या आएगा? यहाँ पे -2 = 0, तो X यहाँ पे आ गया +2। तो ये जो +2 आया है ये इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की कि ये होता क्या है। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स में लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखना है तो उसके लिए आपको डेंसिटी
पता होनी चाहिए। डेंसिटी मैंने आपको बताया कि कितनी जगह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो आपको जितने भी मैं नेक्स्ट वीडियो में लिगेंड्स बताऊंगा उनकी डेंसिटी याद होनी चाहिए अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू में डेंसिटी। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो मेरे को इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो जो साइनाइड होता है इसकी डेंसिटी होती है 1। इसकी कितनी डेंसिटी होती है 1, आपको अभी नहीं पता होगा। इसकी डेंसिटी होती है 1, या तो ये एक टाइम पे कार्बन से डोनेट करेगा नाइट्रोजन से, यानी कि इसकी डेंसिटी होती है 1। तो इसकी डेंसिटी है 1, तो यहां 1 लिख लिया। और कितने लिगेंड है, ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, यानी यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ लिगेंड्स को। तो यहाँ पे 6 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया वो 6 आ गया। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड्स अटैच टू इट आर एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड कलेक्टिवली टर्म एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब कि ये जो सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो हमारा लिगेंड्स है ये एक दूसरे से क्या है, अटैच है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। जब इसी को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, जैसा कि यहां पे मैंने दिखा रखा है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो स्फीयर होता है, जैसे कि ये जो स्फीयर है इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। और आयोनाइजेशन स्फीयर में जो भी अनायन या कटायन होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पोटेशियम है वो क्या है, काउंटर आयन है। अब एक छोटा सा और चीज समझ लेते हैं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, कि कॉम्प्लेक्स कितने तरीके के होते हैं लिगेंड्स के बेसिस पे। तो जो कॉम्प्लेक्स है वो होमोलैप्टिक भी हो सकते हैं, हेट्रोलैप्टिक भी हो सकते हैं। होमो मतलब एक जैसे, यानी कि जब सारे लिगेंड्स एक जैसे होंगे तो कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे होमोलैप्टिक। हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल में देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ साइनाइड ही अकेला लिगेंड है। हेट्रोलैप्टिक की बात करें तो हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि अलग अलग। हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड, जब एक से ज्यादा तरीके के लिगेंड प्रेजेंट होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोलैप्टिक। और अगर यहाँ पे आप एग्जांपल देखो तो यहाँ पे अमोनिया भी है, NO2 भी है, तो ये क्या हो गया, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया। सो आई होप आज की वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने जितना आपको बताया है उतना अगर आपने अच्छे से याद करा तभी आपको आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ आएगा, नहीं तो आगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे आपको डेंसिटी नहीं पता होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं पता होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आएगी। तो आप क्या करोगे, जो नोमेनक्लेचर है वो भी गलत कर दोगे। आपको ये नहीं पता कि नेमिंग कैसे करनी है, H2O को एक्वा लिखना है कि वाटर लिखना है कि हाइड्रो लिखना है, तो आप गलत करोगे। तो ये आज की जो वीडियो है ये नींव का काम करेगी, ये बेसिक का काम करेगी। अगर आपका ये कमजोर है तो आप ये चैप्टर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को अच्छे से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।